कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये शहर कराची है। कराची में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रोशनियों के शहर कराची में आज मौसम गर्म और जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई होगी। अभी कराची के वेदर की बात हो रही थी, तो इमरान आप कभी साहिल समंदर पे गए? मैं साहिल समंदर पे रहा हूं। और जो बात आप करने वाली है मैं करने वाली हूँ बात, वो कुछ वसीम अकरम की एक वीडियो के हवाले, उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज कराची वालों को हम थोड़ा सा एक मैसेज भी देंगे एक तरह से कि आपने एक ही तो सीवी हुआ है हमारे पास, उसको ही तो साफ रखना है। लेकिन उसके साथ साथ जी कोशिश करेंगे कि आज का आपका दिन का आगाज बहुत अच्छा हो। पावर पैक किस्म का हमारा शो है एज यूजुअल, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल डिस्कशन भी बिल्कुल। और उसके साथ साथ हम पिंक टूबर चूंकि चल रहा है, हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही पे बात करेंगे। हेपेटाइटिस को लेकर आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें हमारे प्रोग्राम में होंगी और बजाय इसके कि हम ज्यादा टाइम लें, हेडलाइंस की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं आज क्या है। ऑपोजिशन के खिलाफ बड़ा इकदाम, इश्तियाल अंगेज तकारीर पर नवाज शरीफ समेत 43 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। हुकूमत के खिलाफ तहरीक, ऑपोजिशन कशमकश का शिकार। पीडीएम के पहले जलसे की तारीख और मकाम फिर तब्दील। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सीयू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। कराची का साहिल कचरा कुंडी में तब्दील, समंदर का खूबसूरत नजारा ज़हनी सुकून की बजाय ज़हनी अजियत का बाइस बन गया। 2011 में एक्सप्रेस न्यूज की एंकर्स बनने वाली हुंजा की बच्चियों से मुलाकात कराएंगे आज। सफर है शर्त में। वर्सेटाइल खूबियों का बड़ा एजाज, मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 का टाइटल जीतने वाले रविश जाहिद होंगी एक्सप्रेसो की खुसूसी मेहमान। इंसानियत की खिदमत का सिला, हेपेटाइटिस सी का वायरस दरियाफ्त करने पर तिब का नोबेल इनाम 2020 3 साइंसदानों के नाम। जानेंगे एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर से उनके फेवरेट बॉक्सर के बारे में। जी हेडलाइंस आपने जानी, और हेडलाइंस में हमारा जो आज के सेगमेंट है सफर है शर्त, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको पहले से ही बता रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे आज के अखबार। एक बार फिर सियासी गर्मा गर्मी, कशीदगी का मौसम है। गद्दारियां और इस किस्म के सर्टिफिकेट्स देने का मौसम है, कहीं तो गलत नहीं होगा। नवाज शरीफ समेत 40 लीगियों पर गद्दारी का मुकदमा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और 3 रिटायर्ड जनरल्स भी इसमें नामजद। वजीर आजम ने गद्दारी केस पर नापसंदीदगी का इजहार किया। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत ऐसे मुकदमे बनाने के हक में नहीं, ये कहा शहबाज गिल साहब ने। थाना शादरा में शहरी बदर रशीद की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में मरियम नवाज, शाहिद खाकान, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, सनाउल्लाह, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और दीगर भी नामजद। इसके साथ अगर हम सुपर लीड की बात करें तो गद्दारी और हुब्बुल वतनी का खेल अब नहीं चलेगा। आइन का नाम बगावत है तो रोज होगी नून लीग का ये कहना है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के बाद आज पंजाब भी गद्दार हो गया। नवाज शरीफ किसी भारतीय से नहीं मिले, मुकदमे हमारे लिए मेडल्स हैं। एहसन इकबाल, जुबैर, मरियम औरंगजेब और दीगर का ऐसा कहना है मौजूदा सियासी सूरत हाल में। इसके साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की जाए तो नैब के हवाले से खबर है, नैब रिव्यूज प्रोग्रेस इन इंक्वायरीज अगेंस्ट फजल, सफदर एंड अदर्स। Chairman says logical conclusion of mega corruption cases vital. The executive board of NAB on Monday reviewed progress inquiries against politicians. NAB doesn't belong to any political party, group or individual, but only to the state of Pakistan. Chairman NAB. So this is from Express Tribune. तो आपने आज के अखबार जाने, मजीद डिटेल्स पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और अखबारात के अंदर भी जाके अखबार पेपर्स के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। हमने आगे बढ़ना है और बात करनी है आज की बड़ी खबर।
कि अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इस तरह हुकूमत को घर भेजने की बात है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। यानी जब कुछ ना रह जाए किसी पर इल्जाम लगाने के लिए तो कहते जी ये बगावत कर रहा है। तो अभी तो मसला शुरू नहीं हुआ और बगावत का पर्चा दर्ज हो गया है। अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए अवाम की नजरों में गद्दारी का मुकदमा कायम करके धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि पाकिस्तान बनाने वाला कौन है और पाकिस्तान उजाड़ने वाला कौन है। जी, बड़ी खबर में बात करेंगे। मुल्क में सियासी कशीदगी की जो मजीद बढ़ने लगी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान संगीन इल्जामात का सिलसिला जारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इश्तियाल अंगेज तकरीर पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम समेत 43 लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर बात करें अगर विफाकी वज़रा की, तो विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि वजीर आजम इमरान खान ने मुकदमा दर्ज होने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है और यह भी वाज़ेह किया है कि बगावत के मुकदमात बनाना हमारी पॉलिसी नहीं, ये नवाज शरीफ के दौर की बातें हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के खिलाफ पहला जलसा ओपोजिशन के लिए एक चैलेंज बन चुका है। ओपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का 18 अक्टूबर को होने वाला पहला जलसा अब 16 अक्टूबर के बजाय गुजरावाला में होगा और डेट और वेन्यू ऐसी भी मुख्तलिफ कन्फ्यूजन इस हवाले से मौजूद हैं। ये कन्फ्यूजन्स क्यों हैं? क्या ओपोजिशन खुद से फैसला नहीं कर पा रही कि करना क्या है, या फैसला कर पा रही है तो एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ मसाइल हो रहे हैं, हुकूमत स्पेस नहीं दे रही आज़ादी इज़हार राय को लेकर, क्या ऐसे कुछ मसाइल है? इस वक्त हमारे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, हमारे सीनियर तजियाकार हैं और रोजनामा एक्सप्रेस के ग्रुप एडिटर हैं। उनसे ज़रा हम पूछते हैं, उनका तजिया लेते हैं आज सुबह कि वो इस बारे में हमें क्या बता दें। आसाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस पहले जलसे को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पहला जलसा ही चैलेंज बन गया है ओपोजिशन के लिए। कभी तारीख बदलती है, कभी मकाम बदलता है, ये क्यों इतना चैलेंजिंग हो रहा है बार बार, आपको क्या लगता है? गुड मॉर्निंग। अच्छा, बात यह है कि पीपल्स पार्टी फाइनली कामयाब हो गई जलसा कराची में ले जाने पे, क्योंकि जब पहले जलसे का ऐलान हुआ था कोयटा में, उस हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था मुख्तलिफ क्वार्टर्स से, और 11 तारीख के हवाले से भी किया जा रहा था कि क्यों तारीख रखी गई है। तो उसके बाद फिर पहले तारीख चेंज हुई, फिर लग रहा था कि शायद तारीख चेंज हो जाएगी, लेकिन जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि साना कारसाज, और ये बात ठीक है, पीपल्स पार्टी की जायज़ बात थी, क्योंकि वो हर साल साना कारसाज पे कराची में जलसा किया करते हैं, तो एमिकेबली सेटल हो गया। अच्छी बात है कि अभी तो और बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये एक चीज़ पे आपको लग रहा है शायद कि कुतड़ी इख्तलाफ सामने आया है, अभी आगे आगे देखते जाइए। इस हवाले से भी बताइएगा कि नवाज शरीफ कहते हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों के खिलाफ है। क्या ये जो अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है, ये अपने मकासद हासिल कर पाएगी इस एहतजाज के साथ? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा तो ज़रूर था कि हमारी लड़ाई इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन अब जो आप सुन रहे हैं तमाम लीडर्स के एक ही बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जी इस नाहल हुकूमत को, सिलेक्टेड हुकूमत को हमने गिराना है, इसको नहीं रहने देना। वो बयानिया नवाज शरीफ साहब का एक मेरे ख्याल थोड़ा सा पीछे रह गया। उसकी वजह ये है कि बहुत सी जमातें उस बयानी के साथ नहीं चलना चाहेंगी, जिसमें सबसे मेन पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी बावजूद उसके कि उनका प्राइम मिनिस्टर उसको फांसी चढ़ गया इस मुल्क में, लेकिन फिर भी वो एक हद से आगे नहीं जाती पॉलिटिकल पार्टी, वो रेड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती। उनको पता है कि सिस्टम के अंदर रह के, क्योंकि एक बात कही जाती है और बिल्कुल आम फहम बात है कि अगर आप सिस्टम के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो जब तक आप विद इन सिस्टम रहते हैं वो आप लड़ाई कामयाब होती है और आप लड़ सकते हैं। जब आप सिस्टम से बाहर जाके वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं तो फिर जाहिर है वो आप देख रहे हैं बगावत के मुकदमे भी बन रहे हैं, फिर ये हो जाता है। अयाज साहब, बहुत अरसे से ओबियसली आप भी सहावत कर रहे हैं, सियासी उतार चढ़ाव को जानते हैं, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो ये अदम बर्दाश्त का रुझान है एक बार फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? हुकूमत अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक बार फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इस खतरनाक रविश को कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, एक हद से आगे जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो जाहिर है उसका नुकसान हुआ करता है, सिस्टम को भी नुकसान हुआ करता है, मुल्कों को भी नुकसान हुआ करता है। इमरान खान साहब चूँकि वो एक ही बयानिया उनका पहले दिन से रहा है कि जी मैं इनसे बात नहीं करूँगा, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, लुटेरे हैं। ऑपोजिशन की तरफ से जो नेशनल इश्यूज़ थे, इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे, उस पर ताउन की एक सूरत हमें नज़र आ रही थी, वो कर रही थी ऑपोजिशन। लेकिन लेटली फिर ये हुआ कि एक स्टेज पे ऑपोजिशन ने भी फिर हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है, इमरान खान साहब हमसे बात नहीं करना चाहते तो हम भी ताउन नहीं करेंगे। जहाँ से ये गड़बड़ शुरू हुई, अब जाहिर है ये बगावत के मुकदमे, फवाद चौधरी साहब का कल एक ट्वीट था, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जब मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर साहब को FIR के हवाले से, नवाज शरीफ के खिलाफ इस मुकदमे के हवाले से, तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया और उन्हें इल्म नहीं था कि ये हुआ है। तो अगर तो इमरान खान साहब इसके लिए तैयार हैं कि ये इसको वापस कराना चाहिए उनको, ताकि ये तनखियाँ इतनी ना बढ़ जाएं कि उसके बाद आपको लगे कि ये सिस्टम भी ख़तरे में पड़ गया और भी बहुत सी चीज़ें ख़तरे में पड़ गई हैं। मेरे ख्याल सबको एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा ताकि हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए तो फिर मेरे ख्याल वो उसमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सबको नुकसान होगा, किसी को ज़्यादा होगा, किसी को कम। अच्छा अयाज साहब, कल शेख रशीद साहब की जानिब से बयान दिया गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान असेंबली तोड़ने की बात तोड़ देंगे लेकिन NRO नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि अभी भी वज़ीर आज़म पे NRO के हवाले से कोई दबाव है? देखिए, शेख रशीद साहब का ये मौक़िफ़ नया नहीं है, वो बहुत अरसे से कहते हैं कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ देंगे लेकिन NRO कभी नहीं देंगे। अब NRO कौन मांग रहा है ये भी शेख साहब को बता देना चाहिए था, क्योंकि वो गालिबन इशारा करते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ और मरीम नवाज साहबा की तरफ कि वो इतना अरसा खामोश रहे। तो जाहिर है उसमें सवाल तो बनता है कि इतना अरसा खामोश रहे तो उसकी कोई रीज़न तो होगा, कहीं बात चल रही होगी, कहीं उन्हें उम्मीद होगी। नवाज शरीफ साहब आपको याद होगा जब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में थे तो उस वक्त उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से बात करने से भी माजरत कर ली थी, क्योंकि उस वक्त जाहिर है को बात चल रही थी और उन्हें बाहर जाना था। अब वो जब बाहर चले गए उसके बाद फिर हमें नज़र आता है कि वो बहुत बड़े हुर्रियत पसंद बन जाते हैं और कहते हैं ऐसी की तैसी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो कहते हैं कि जी मैं चूँकि नजरियाती हो गया हूँ। कुछ दोस्त ये बात करते हैं कि लोग कहते हैं DNA चेंज नहीं हो सकता, नवाज शरीफ साहब का चेंज हो गया, उनके बयानी के साथ जाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत पे नज़र रखने वाले जानते हैं वो हमेशा जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है और वो बहुत सी जगहों पर अटैक भी कर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो वहाँ से कोई राब्ता हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट टर्म के लिए कोई बात बन जाती है तो फिर वो खामोश हो जाया करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब हमेशा करते हैं। ये बस ऐसा लगता है कि जो DNA वाली बात है शायद ये पॉलिटिकल DNA के बारे में नहीं है, जो कि तब्दील होता रहता है विद द टाइम। दैट्स व्हाट वी सी। खैर, हमने ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत कुछ है, आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना है एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। आज सुबह हमने कहा जरा स्पोर्ट्स के हवाले से आपको अपडेट करें और स्पोर्ट्स के हवाले से जो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक नेम्स तज्जिए के हवाले से मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपको मालूम है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैचेस होने वाले हैं, उस जिम्बाब्वे की टीम का दौरा मुतवक्के है, इस हवाले से भी और T20 कब भी जारी है। तो जरा मिर्जा साहब से एक्सक्लूसिव बात कर लेते हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जिम्बाब्वे टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और जिम्बाब्वे की टीम की जो आमद है वो 20 अक्टूबर को शायद मुतवक्के है। कैसे देख रहे हैं आप, हम कितना तैयार है और ये कितना मौसर होगा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए? जी इमरान और अरमला, यकीनन पाकिस्तान में क्रिकेट की सरगर्मियां जो हैं वो फिर बहाल होने जा रही हैं। आपको पता है कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम इस माह के आखिर में पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान और रावलपिंडी को वेन्यूज की हैसियत से चुना है। लेकिन बदकिस्मती है शायकीन क्रिकेट की कि कोविड-19 की वजह से वो मैदान में जाकर मैचेस नहीं देख सकेंगे, वो टेलीविजन पर घर में बैठकर मैचेस देख सकेंगे। जिम्बाब्वे की टीम की रैंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है तो तवक्को तो यही की जा रही है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है जिसके चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक हैं वो नौजवानों को मौका फराहम करेगी। 3 T20 है, 3 वनडे हैं, पहले वनडे खेले जाएंगे फिर उसके बाद T20 मैचेस होंगे मुल्तान और रावलपिंडी में। तो लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम जो है उसके बाद इसको दौरा करना है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के नुक्ते निगाह से, क्योंकि हमेशा पाकिस्तानी टीम वहाँ मुश्किलात से 2-4 नजर आती है। वहाँ की पिचेस, वहाँ का मौसम,
वो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बनता है। तो अब देखते हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या तैयारी करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनकी एक टीम भी आ रही है 10 अक्टूबर को, और वो टीम जो है वो बायो सिक्योर माहौल देखेगी जिम्बाब्वे की, फिर मेडिकल पैनल से भी मुलाकात करेगी और फिर उसके बाद वो जाकर रिपोर्ट देंगे। फिर जिम्बाब्वे की टीम आएगी, कुछ अर्सा देखना ये कि वो कितने अर्सा क्वारंटीन में रहते हैं। पाकिस्तान में शायद 14 दिन का क्वारंटीन अब रहा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन लोगों की नजरें हैं क्योंकि ये वही जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम है इमरान। 2015 में जब पाकिस्तान में कोई भी टीम नहीं आ रही थी तो जिम्बाब्वे की टीम आई थी 2015 में। 2009 के बाद 6 साल बाद बैनुल अक़वामी क्रिकेट बहाल हुई थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, मैं खुद वहां मौजूद था। तो अब देखते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम के आने से पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा। थोड़ी सी बात अगर हम T20 की भी कर लें तो कोरोना के बाद T20 का जो इनेकाद है, नो डाउट ये कामयाबी है, लेकिन कुछ मामला देखने में भी आए। T20 के हवाले से क्या कहेंगे आप? जो आपने बात की इमरान नेशनल T20 कप की, तो नेशनल T20 कप तो मुल्तान में जारी है, लेकिन उसके बारे में जो क्रिकेट बोर्ड ने बुलंदो बांग दावे किए थे वो उन दावों पर पूरा उतरने में बदकिस्मती से नाकाम रहा। आप देखें कि किस तरह की कवरेज हो रही है सोशल मीडिया में, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन मामलात को तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है। कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि आपने प्रोडक्शन का ठेका किनको दिया है, क्या वो जानने वाले हैं या नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैस जो है वो मचा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यंगस्टर्स के लिए तो मौका है कि वो इस T20 कप में, नेशनल T20 कप में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि टीवी पे मैचेस आ रहे हैं, फिर सिलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज बने। हर खिलाड़ी, हर नौजवान खिलाड़ी ये चाहता है कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे, ताकि फिर क्या होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उसका नाम आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, जिसके हेड कोच हैं, जो हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाह-उल हक हैं, वो मुल्तान में मौजूद हैं। वो मुल्तान में खिलाड़ियों की कारकर्दगी का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। फिर उसके अलावा जो 6 एसोसिएशंस हैं उनके कोचेस टीमों के साथ हैं और वो सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि होता क्या है, क्या पाकिस्तान अपने पुराने आजमाए हुए सीनियर खिलाड़ियों को मौका ठीक है मिर्जा, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने हमें इस हवाले से बताया और वी विश डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर वेरी गुड लक, बिकॉज अभी जिस तरह की सूरत हाल सामने आ रही है, खास तौर पे हमारे एक तो पहले मसाइल में हैं, फिर और अब जो नेशनल T20 में जो मामला आ रहे हैं वो भी देखने वाले हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। मैं इमरान हूं, अमला मेरे साथ हैं। हम बात कर लेते हैं अब कुछ मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 की। आपको पता नहीं होगा ये मुकाबला क्या है, बहुत से लोग नहीं भी जानते भी हों। खैर, इससे पहले कि हम गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे कराएं, थोड़ा सा आपको इस कंपटीशन के हवाले से बता देते हैं कि इसका टोरंटो के अंदर इसका इनेकाद किया जाता है। बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में से या पूरी दुनिया में से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इसके अंदर सामने लाया जाता है और ऐसी शख्सियत का इंतखाब बतौर मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड किया जाता है जिसकी न सिर्फ खूबसूरती यकीनी तौर पे हो, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, जो सोशल सर्विसेज है, एजुकेशन है, दीगर मामलात हैं, उसके अंदर भी उसकी बेहतरीन सर्विसेज हो और पाकिस्तान और दीगर जो कम्युनिटी है उसको मिलाने के लिए उसका एक बड़ा अहम रोल हो। ऐसा ये कॉम्पिटिशन हुआ जिसे विन किया रविश थॉमस ने, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रविश फॉर जॉइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड बनी। सबसे पहले तो इस कॉम्पिटिशन के हवाले से बताएं कि ये बेसिकली क्या होता है, जैसे इमरान ने भी मेंशन किया कि ओवरऑल एक पैकेज के तौर पे आपको विनर करा दिया जाता है। सो टेल अस अबाउट दिस कॉन्टेस्ट बेसिकली। हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला है। ये पैजेंट इज़ नॉट ओनली अबाउट द एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स द ओवरऑल पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है वो है। इसमें आपकी एजुकेशन, आपकी लुक्स तो ऑब्वियसली मैटर करती ही हैं, बट इट्स मोर अबाउट योर एजुकेशन, योर अचीवमेंट्स, योर सक्सेस थ्रू आउट आपने लाइफ में क्या किया है। एंड मोर ओवर कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आप पाकिस्तान को in words कैसे express करेंगे, because all you would have is 1 minute to talk about your country, you know. तो it's more about that, आपके spoken, आपका behavior and all that counts, आपकी success. आपने क्या बोला पाकिस्तान के लिए? हाँ, ये मैं भी सवाल करने क्या बोला आपने ऐसा? Okay, so questions vary करते हैं. It's not always about Pakistan because if I am there, I am representing Pakistan itself. Exactly. लेकिन वो 1 minute जो rounder होता है उसमें वो prompt questions होते हैं, instant questions होते हैं. They can ask you anything, so they do check your intelligence as well. ठीक है. तो बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि ब्यूटी पैजेंट्स आर ओनली अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी, एग्जैक्टली। नो, सो ब्यूटी शुड हैव ब्रेन्स टू। ओह यस। सो दिस इज हाउ इट इज। ठीक। अच्छा, ये भी बताइए कि बहुत सारे
कॉम्पिटिशंस के अंदर जब आप हिस्सा लेते हैं तो पहले आप तैयारी करते हैं, जी। तैयारी के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन ये द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन वी आर गेटिंग इट डजंट लुक लाइक कि आपको इसके लिए कोई तैयारी करनी है, आपको नेचुरली अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखनी है जो कि इम्प्रेस करे लोगों को। तो ऐसा क्या आपको लगता है वो पॉइंट्स थे आपकी शख्सियत के अंदर, फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम योर टीचर्स, जिन्होंने इस जगह पे आपको पहुंचाया कि आप इम्प्रेस करने में कामयाब हुई जजेस को? एब्सोल्युटली, क्योंकि एवर सिंस आई एम 11 years old मैं सोशल वर्क कर रही हूँ और साथ ही साथ आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज सिंस देन। जब मैं सिर्फ 11 साल की थी, आई हैव बीन टू थाईलैंड, श्रीलंका, अफ्रीका, इंडिया, talking about Pakistan, how good Pakistan is and how much I love Pakistan. Even in India? India as well. That's 2011, that was a big highlight back then because nobody was getting visas. Even I didn't get the visa. I think I got it 2 days later. Conference already start ho chuki, but we still got it. So yeah, I have done a lot of work like that. अच्छा रविश, पाकिस्तान आई है, कैसा रहा अभी तक आपका टूर एंड सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा पाकिस्तान? And this is our first morning show by the way. Yes, so पाकिस्तान आए हुए मुझे 4 से 5 दिन हो गए हैं एंड द ओनली थिंग इज़ कि अभी तक फैमिली के साथ ही मैं टाइम गुजार रही हूँ बिकॉज माई मेन पर्पज वॉज टू कम विजिट माई मॉम। शी जस्ट हैड अ हार्ट सर्जरी और कोविड की सिचुएशन से ट्रैवल बैन था एंड आई वाज जस्ट स्टक इन अमेरिका और मुझे जैसे ही मौका मिला आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना ज़्यादा टाइम मैं अपनी फैमिली के साथ गुजार सकती। अच्छा रविश, बहुत सारी जो लड़कियां हैं इस तरह के आप जैसे आपको जो इस तरह के कॉन्टेस्ट जीतती हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू यू, वो आपको आइडियलाइज करती हैं। सो क्या मैसेज देंगी हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से उन तमाम लड़कियों को जो चाहती हैं कि वो इस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और बेहतर अंदाज में करें? आई थिंक सबसे पहले तो मैं इस तमाम व्यूवर्स को यही बोलूँगी कि अपनी एजुकेशन को गिव अप नहीं करें। एजुकेशन शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स मैटर्स। ब्यूटी एंड ऑल दैट कम्स अलॉन्ग विद इट, बट या डू फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। डू नॉट लेट सोसाइटी डिफाइन यू, जस्ट गो अहेड, डू व्हाट यू वांट। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मिसेस पाकिस्तान क्यों है ये? मतलब नॉर्मली मिस पाकिस्तान वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स होता है, मिसेस आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट टू बी मैरिड और समथिंग टू गेट दिस टाइटल और टू गेट इनटू इट? सो यस, पीपल डोंट हैव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस क्योंकि हम लोग बस की कैटेगरी ही देखते हैं। और वैसे भी जो ख़वातीन शादीशुदा हो जाती हैं तो जरा इस किस्म के कॉम्पिटिशंस में आती नहीं है, आउट हो जाती हैं। या सो आई एग्जैक्टली, बट यही है, इट्स द ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 कैटेगरीज, 3 जॉनरास हैं। उसके अंदर मिस की कैटेगरी है, मिस्टर की है और मिसेस की है। सो मिसेस इज फॉर मैरिड, मिसेस फॉर अनमैरिड एंड मिस्टर इज फॉर मैरिड। मिस्टर कैन बी ईदर मैरिड और अनमैरिड। ये आप लोगों को फायदा है। यस एग्जैक्टली, तो उसमें यही है कि एनीवन कैन पार्टिसिपेट। द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन टोरंटो, द प्रेसिडेंट इज मिस सोनिया अहमद एंड इट्स अ वेरी सिंपल process, just you can go ahead and apply online. पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, पाकिस्तान में डिजाइनर्स बहुत अच्छे हैं, इवेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के कॉम्पिटिशंस नहीं होते और खवातीन को खास इनकरेज भी नहीं किया जाता, थोड़ा सा ज्यादा बल्कि स्ट्रेस किया जाता है कि वो ना आए इस तरफ। इस पे आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी, आई थिंक कि थोड़ा सा अब लोगों की माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है बिकॉज पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेशन एंड मोर अवेयरनेस। बैक देन हमारे टाइम, आई मीन माई पेरेंट्स टाइम एंड ऑल दैट, उनको यही लगता था कि नो, मीडिया इज नॉट अ गुड फील्ड, बट आई थिंक पीपल आर चेंजिंग नाउ एंड पैजेंट इंडस्ट्री इज नॉट इतना बोल्ड और इतनी उस तरह नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि ये अगर आपको इस तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है देन यू हैव टू बी वेरी बोल्ड। नो, आई मीन देयर इज लिटिल बिट ऑफ दैट, बट ये भी नहीं है कि टोटली इतना ज़्यादा, उतना ही है जितना हम मीडिया में पाकिस्तान में रहकर करते हैं या पहनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड यस, आई थिंक देयर इज़ अ लिटिल लेवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर तो आप तब जाएंगे ना जब आप पाकिस्तान का टाइटल विन करेंगे। सो यू हैव टू बी अ विनर टू पार्टिसिपेट एट द इंटरनेशनल पैजेंट। और जब आप पाकिस्तान का टाइटल ले रहे हैं बिकॉज इट्स अ पाकिस्तानी पैजेंट, तो इसमें दे डू नॉट हैव दोज रिक्वायरमेंट्स। यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी व्हाट यू वांट टू वेयर एंड व्हाट नॉट। आप यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की जो ओवरसीज कम्युनिटी है उसको भी रिप्रेजेंट करिए, जो हमारा बहुत बड़ा एसेट है और हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एसेट है। एक तो उनको लेकर उनकी क्या खिदमात हैं, आपका क्या रोल उसमें बनता है और आप उसको किस तरह से हाईलाइट कर रहे हो? नंबर 1, नंबर 2, जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, इन पर्टिकुलर फीमेल्स, उनके लिए कितनी मुश्किल है बाहर की मार्केट टू वर्क, टू सर्व एंड टू मेक अ नेम लाइक यू? आई थिंक कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अमेरिका में रहते हुए मैंने ऑलरेडी, आई एम लिविंग एग्जाम्पल कि मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, तो दिस इज़ वेयर आई एम सिटिंग टुडे, राइट? और मेरी तरह और भी बेतहाशा बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत सारा काम कर रही हैं, वेदर दे आर मैरिड और नॉट मैरिड। इन्फ्लुएंसिंग, ब्लॉगिंग एक बिल्कुल न्यू कैटेगरी है जो कि US, कनाडा और UK जैसे ममालिक में बहुत कॉमन सी वो है। सो इट्स नॉट समथिंग के
आई मीन पेरेंट्स डू नॉट ऑब्जेक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें उनके पास बहुत ग्रूम करने का और आगे निकलने का चांस है। एंड देन सेकेंडली बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि बहुत हद तक मॉडर्न लिबरल एजुकेटेड है, एग्जैक्टली, एंड वो कर रहे हैं ये सब कुछ, एंड दे आर एक्सेप्टिंग इट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे मीडिया नहीं है टू हाईलाइट इट। अभी देखिए मैंने टाइटल विन किया अप्रैल में, बट मुझे कवरेज मिल रही है अब। सो व्हाई इज दैट? हम पाकिस्तानी इतनी बड़ी कम्युनिटी है यूएस में, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसीलिए तो हम आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आए और हम आपको बुलाएं। अप्रैल में विन किए थे, अप्रैल में एक्सप्रेसो नहीं था। ओह रियली? थैंक यू सो मच रविश कि आप आई, आपने टाइम दिया। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, और आपको देखकर वी फील रियली प्राउड एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच जी। रविश जाहिद हमारे साथ थी, और ये अनदर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इन एक्सप्रेसो जो आपको अच्छा लगा होगा। और अब ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, इनके रेफरेंस से कोई भी हमें देख रहा है, अगर कोई अचीवमेंट है आपकी, हमारा सोशल मीडिया हाजिर है आपके लिए, हमें बताइए। इंशाल्लाह विल गिव यू अ चांस टू बी हियर विद अस। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। करोड़ों इंसानों की जिंदगियां बचाने का सिला नोबेल प्राइज कमेटी ने हेपेटाइटिस सी का वायरस दरियाफ्त करने वाले 2 अमरीकी और 1 बरतानवी साइंसदान को तिब का नोबेल इनाम 2020 देने का ऐलान कर दिया है। इनामात देने की तकरीब दिसंबर में स्वीडन में मुनक्किद होगी, जिसमें नोबेल इनाम जीतने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। उधर बात करें अगर पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। WHO के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है और रोज़ाना 400 से ज़ायद मरीज़ इस वायरस से जाँ बहक हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है और मजमूई तौर पर करोड़ों अफराद ऐसे हैं जो कि इससे मुतासर भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर चूँकि पीने के पानी के मसाइल हैं, पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन है, खाने के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, तो हेपेटाइटिस सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस जो कि पाया जाता है यहाँ पे। और लास्ट ईयर हमने जब जुलाई के अंदर हेपेटाइटिस डे के हवाले से हमने जब यहाँ पे बात की थी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उसमें हमने कुछ नई असनाफ जो थी कि किस तरीके से ये हो सकता है, मुंतकिल हो सकता है, उस पर भी हमने बात की थी। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हम अगर बात करें इन 2 साइंसदानों के हवाले से जिनका जिक्र हो रहा है जी, प्रोफेसर चार्ल्स राइस जिन्होंने 1997 में इस तहकीक को हतमी शक्ल दी। नोबेल प्राइज कमेटी के मुताबिक बरतानवी साइंसदान माइकल हुटिन और अमरीकी साइंसदान हार्वी आल्टर और चार्ल्स राइस करोड़ों जानें बचाने पर उनको ये नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। और इस वक्त दुनिया में तवज्जो का मरकज़ भी है। बिल्कुल, हमारे पास हेपेटाइटिस के हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड सेरेब्रल पैल्सी डे भी मनाया जा रहा है। खुसूसी अफराद को साथ लेकर चलने के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करना, माशरे में इन अफराद की अफादियत की ज़रूरत पर जोर देना इस अहम दिन का हिस्सा है। और इस हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट भी है और हम आपसे मिलेंगे एक ब्रेक में। बंद हो गई सारी आंखें, सारे ख्वाब बदल जाएंगे। हमें खबर थी, हमें यकीन था, तभी तो हमने तोड़ दिया था रिश्ता शोहरत आम, तभी तो हमने छोड़ दिया था शहरे नमूदो नाम। लेकिन अब मेरे अंदर का कमजोर आदमी शाम सवेरे मुझे डराने आ जाता है। नए सफर में क्या खोया है, क्या पाया है, सब समझाने आ जाता है। गुलमित उन्जा की एक तहसील है। गुलमित का मतलब है फूलों का बाग। गुलमित हमेशा से सयाहों के लिए पसंदीदा मंजिल रही है। 100% शरह तालीम गुलमित की शोहरत का सिर्फ एक हवाला है। हमने 2011 में सफर शर्त के प्रोग्राम में गुलमित के एक स्कूल को दिखाया था, जिसमें आलमीन स्कूल की बच्चियां एक्सप्रेस न्यूज की एंकर्स बनी थीं। आपको बताते हैं कि आज ये बच्चियां कहां हैं, लेकिन पहले सफर शर्त 2011 का ये वीडियो क्लिप देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक
के खास खबरों के साथ मैं हूं शायद फिरोज और मैं हूं पूनम मियाज। सबसे पहले एक्सप्रेस हेडलाइंस। हुंजा के गांव अताबाद में आने वाली आफत पहाड़ का तोड़ा गिरने की वजह से गांव मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे सिद्रा गाजी जो कि मौजूद है गुलमित के गाँव में। जी सिद्रा, इस वक्त क्या सूरत हाल है गुलमित में? जी शायद जैसे कि आपके में है कि 4 जून को जो डिजास्टर आए थे इससे काफी जानी व माली नुकसान पहुंची थी। इस डिजास्टर की वजह से काफी स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन गुलमित में एक स्कूल खुला था जिसका नाम है अमीन मॉडल स्कूल। आइए चलते एक तालिब इल्म से मिलते हैं। क्या आप मुझे बता सकती है इस डिजास्टर की वजह से क्या आपकी एजुकेशन सफ़र हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। इस डिज़ास्टर की वजह से हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है, क्योंकि पहले तो हमारा कैश क्रॉप आलू था, उसे बेचकर हम अपनी फ़ीस अदा करते थे। अब तो उसे बेचने के भी कोई ज़रिया नहीं है, इसीलिए हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। जी शायद जैसे कि आपने सुना, इसका ये कहना है कि इनकी एजुकेशन काफ़ी हद तक सफ़र हो चुका है और इनके माँ बाप के लिए काफ़ी मुश्किलात क्रिएट हो चुकी है। सिद्रा गाजी, एक्सप्रेस न्यूज़, गुलमित। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने सिद्रा से एक रिपोर्ट जाने, ऐसी एक रिपोर्ट हम जानेंगे नुसरत से। जी नुसरत, आप बताइए क्या सूरत हाल है गुलमित का? जी पूनम, जैसे कि आपको पता है कि हेली सर्विसेज भी बंद हो चुके हैं और कश्ती में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो चुका है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ पर बहुत से प्रॉब्लम इनके लिए क्रिएट हो चुके हैं। कुछ दिन इन्होंने जुलूस भी यहाँ पर निकाले थे और लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट से ये लोग अपील कर रहे हैं कि ये इनके लिए जल्द से जल्द कुछ करे। आज एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सफर शर्ट की टीम ने अमीन मॉडल स्कूल गुलमित का दौरा किया। आए इनके व्यूज जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है सिद्रा गाजी। जी शायस्ता, मेरे साथ है वकार और मुकर्रम। आए चलते हैं इनकी राय जानते हैं। जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस स्कूल के बारे में आपकी राय क्या है? मैं इस स्कूल के बारे में ये कहूँगा कि इस वक्त मुझे बैठ के सिर्फ ये अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा। अगर मैंने इस स्कूल में पढ़ा होता तो मैं आज ज़्यादा बेहतर रिपोर्टर होता, ज़्यादा अच्छा जर्नलिस्ट होता। क्यों वकार? जी सर, आपसे क्वेश्चन है कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या था? हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो गिलगित बल्तिस्तान है वो पूरी दुनिया में एक ऐसी अजीबोगरीब और इतनी खूबसूरत आपका ये सरजमीन है, और हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को हम दिखाएं। और ना सिर्फ ये कि आपके पहाड़ खूबसूरत हैं, ना सिर्फ ये कि आपके ग्लेशियर्स और ये चीज़ें खूबसूरत हैं, बल्कि आपकी जो कम्युनिटी, आपके जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और बहुत फ्रेंडली मिलते हैं, और आप अच्छे रिपोर्टर भी हैं और आप अच्छे एंकर भी हैं, इसलिए भी। जी सर, आपने इनकी बातें सुनी। ओवर टू द न्यूज़ रूम। जी बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। 2011 में अल-अमीन स्कूल को सफर शर्त ने सबसे आला और अनोखा तजर्बा बताया था। एक ऐसा स्कूल जो गुलमित के बासियों ने खुद बनाया और तालीमी इनकलाब की बुनियाद रखी। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अल-अमीन मॉडल स्कूल एक ऐसा मॉडल है जो कि फॉलो करते हुए पूरे पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब की बुनियाद रखी जा सकती है। आइए देखते हैं कि एक्सप्रेस न्यूज ने जिन बच्चियों को 2011 में प्रोग्राम सफर शर्त में दिखाया था वो आज कहां हैं। सबसे पहले मिलिए पाकिस्तान की बेटी माजिदा फहमी से। मैं हूँ माजिदा फहमी और मुझे बहुत अच्छे से वो दिन याद है जब वकार भाई और उनकी टीम हमारे स्कूल आई थी और हमें एक छोटा सा स्किट प्रेजेंट करने का मौका दिया था। वो हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उस टाइम पे हम अपनी गांव की छोटी सी ऑडियंस से निकल के पूरी दुनिया को हम कुछ दिखाने की कोशिश की थी हमने, और उस चीज़ ने हमें इंस्पिरेशन दी, उस चीज़ ने हमें मोटिवेशन दी। और आज मैं जब खुद को देखती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि मैं जो है ना मीडिया इंडस्ट्री में आ गई हूँ। मैं मॉर्निंग शोज़ होस्ट करने लगी हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी है मेरी। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से जो है मेरी डिग्री जारी है इन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। तो साथ में बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का भी मेरा इरादा है। और अब मिलिए इंतहाई टैलेंटेड नुज़रत सलीम से। Assalamu alaikum. I am Nusrat Salim and I'm from Gulmit Gujal Hunza. Right now I'm doing my BS in Social Entrepreneurship and Social Leadership from the Institute of Business Management, Karachi. So back in 2010, the Safar Hishrat team from Express News visited our school, the Al-Amin Model School, when the Ataba disaster happened, and we had a little performance for them in which we casted a show. So it was indeed a good experience. Other than that, about my career goals, I want to start my own business which would aim to generate profit and help society as well. And I want to work on the social problems by providing time and innovative solutions to alleviate problem that exist at the very basic level. और अब मुलाकात कीजिए पूनम से कि वो कहाँ हैं और क्या कर रही हैं।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पूनम अयाज है और मैं गुलमित कुजाल हुंजा से बिलोंग करती हूँ। इस टाइम मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से MSc कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी में। बैक इन 2010 जब सफ़र शर्ट की टीम ने अल-अमीन मॉडल स्कूल विज़िट किया था, उस टाइम हमने उनके लिए एक परफॉर्मेंस दी थी जिसमें मैं एज एन एंकर पर्सन काम कर रही थी। दैट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सफ़र शर्ट की टीम का, जिन्होंने ऐसी सिचुएशन में हमारी कवरेज की और उन इश्यूज़ को हाईलाइट किए जो वहाँ के लोकल्स और स्टूडेंट्स फेस कर रहे थे। स्टूडेंट्स से उनकी कंडीशन, सिचुएशन और उनके चैलेंजेस पूछे गए कि इस डिज़ास्टर की वजह से स्टूडेंट्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। As I said before कि मैं एंथ्रोपोलॉजी में MSc कर रही हूँ, so in future being an anthropologist I would love to do my research in local communities and help in their issues related to education, health or their environment. सिद्रा गाजी ने 2011 में क्या कमाल कारकर्दगी दिखाई थी, सिद्रा गाजी 2020 में क्या कर रही हैं? मेरा नाम सिद्रा गाजी है और मैं गुलमित कुजाल हुंजा से ताल्लुक़ रखती हूँ। Currently I'm doing my BS in Computer Science from GC University Lahore. Back in 2010 we were featured in a program along with the team of Safari Shirt. So now my future goals involve learning as much as I can until I take on a leadership role. I want to serve my community and I want to work on some social issues, taking the help of information technology and arts. I believe that arts and information technology can contribute to many positive changes that you want to see in your society. Other than that, I want to learn about different cultures and traditions around the world and see people how they live their lives on a day-to-day basis. बाकमाल, बासलाहियत शाइस्ता फिरोज से मिलिए कि अल-अमीन स्कूल की ये तालिबा आज क्या कर रही हैं? Assalamu alaikum, I'm Shaista Firoz from Gulmit Kujal. I'm currently doing my bachelor's in English language and literature from the University of Modern Languages, Islamabad. I intend to apply for CSS after I complete my degree. Back in 2010, the team of Safari Shirt visited our school in Gulmit, Al-Amin Model School. At that time, we had a performance for them in which we reflected the difficulties that people were facing because of the disaster in 2010. And I'm glad that they still remember. आपने देखा कि हर बच्ची अपने मुस्तकबिल का नक्शा अपनी ज़ात के हवाले से कहीं ज़्यादा मुआशरे के हवाले से कर रही है। मुआशरे की बेहतरी में वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, ये उनकी ज़िंदगी का मकसद है। अल-अमीन स्कूल एक मुनफरिद इनकलाबी कदम है जो 1991 में गांव के लोगों ने उठाया। मकसद ये था कि हुकूमत के स्कूल वो मेयारी तालीम नहीं दे पा रहे जिसकी गांव के लोगों को तवक्को थी। गुलमित एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इस स्कूल को चलाती है। गुलमित के 400 यानी तकरीबन तमाम घराने इसके मेंबर्स हैं जो माहाना फीस देते हैं। इस स्कूल की तामीर में मिस्त्री और मजदूर भी गांव के लोग थे। खवातीन ने इस स्कूल की तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूं ये अजीमुश्शान मंसूबा पूरे गांव का कारनामा है। इस इदारे का क़याम सन 1991 में अमल में लाया गया था। वो इस मकसद के तहत कि इलाके में अंग्रेज़ी ज़ुबान में मयारी तालीम नापई थी। इस इदारे ने स्कूल को मजबूत करने के साथ साथ दौर जदीद में जो तकाजा है मयारी तालीम का, उस पर काम जारी रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह इस पे मज़ीद बेहतरी हम लाएंगे ताकि क्वालिटी एजुकेशन की जो डिमांड है लोगों की, हम उसको फुलफिल कर सकें। हुंजा का मुआशरा अपनी मदद आपके नजरिए की बेहतरीन मिसाल है। गुलमित ने 1991 में ये कदम इसलिए उठाया था कि उन्हें अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज था। जो बीज उन्होंने 1991 में डाला आज इसका फल खा रहे हैं। अल-अमीन स्कूल की कामयाबी की दूसरी बड़ी वजह उनकी साइंसी तर्ज़े फिक्र है। शुरू में ही बच्चों के अंदर पैदा होने वाले सवालात की हौसला अफजाई की जाती है और तनकीदी फिक्र की आबियारी की जाती है। क्या बाकी पाकिस्तान अल-अमीन स्कूल से कुछ सीख सकता है? अगर आप अपने गांव या कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो गुलमित जाइए और अल-अमीन स्कूल के मॉडल और तरीक़ा तालीम का मुताला कीजिए। ये ज़हन बनाकर जाइए कि आपने उनसे कुछ सीखने जाना है, सिखाने नहीं जाना। अगर आपने उनको मशवरे देना और सिखाना शुरू कर दिया तो यकीन कीजिए कि वो नहायत दिलजमई से आपकी बातें सुनना शुरू कर देंगे कि उनकी तरबियत ही हर वक्त कुछ न कुछ सीखने की होती है। लेकिन नुकसान ये होगा कि आप कुछ सीखे बगैर ही वापस आ जाएंगे। इनसे रहनुमाई लीजिए और सारे पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब की बुनियाद रखिए।
और कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। औलिया के शहर मुल्तान में आज मौसम गर्म रहेगा। एक्सप्रेसो में एक बार फिर खुशामदी। अब जाएंगे हम किचन कॉर्नर में, जहां है हमारे साथ शेफ नुमान। शेफ नुमान, कैसे आप? जी गुड, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रहे हैं आज? आज आपके लिए स्पेशल चीज़ ऑमलेट बना रहा हूँ। अरे वाह, स्पेशल इनके लिए क्यों? इनको चीज़ ज़्यादा खाने की ज़रूरत है? जी नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जी अगली स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के नए चैंपियन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान में तारीख के सबसे बड़े और इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सिंग मुकाबले में बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंडोनेशिया के बोया बुलडोजर को नॉकआउट किया, जो उनके जोरदार मुक्कों का सामना ना कर सके। इंडोनेशिया के हरीफ को हराकर उस्मान वजीर एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के चैंपियन बन चुके हैं। यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है कि इंडोनेशिया चंद उन एक ममालिक में से जहाँ पे बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है स्पोर्ट्स को लेकर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। ABF टाइटल फाइट 10 राउंड पर मुश्तमिल थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इनेकाद होने वाले इस वर्ल्ड क्लास बॉक्सिंग मुकाबले में हम अगर बात करें तो पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की काविशें शामिल हैं और यकीनी तौर पर उनकी काविशों का नतीजा है ये। इनका कहना है कि वो जल्द ही पाकिस्तान में दूसरे बॉक्सिंग इवेंट का भी ऐड करेंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान में पहली बार इसको विन करने वाले उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा कुछ सवाल भी कर लेते हैं एक्सक्लूसिव और पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। पहली बार पाकिस्तान एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का ये टाइटल जीता उस्मान, एंड यू आर द विनर, यू आर द चैंपियन। कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, देखें ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को चांस दिया कि ABF एशियन टाइटल की फ़ाइट लड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चांस मिला और मैंने काफ़ी तैयारी की थी। कोरोना से पहले मेरी ये फ़ाइट थी, तो फिर कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई। तो मैं कंटिन्यूसली 7-8 मंथ्स ट्रेनिंग कैंप में था। तो अब अल्लाह ने चांस दिया, दोबारा डेट डन हुई और उसके बाद 3 अक्टूबर को मैंने टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता। अगर बात की जाए आपके अगले टारगेट की, तो WBC यूथ चैंपियनशिप है, इस हवाले से क्या कहेंगे? फ्यूचर के क्या प्लान हैं आपके? जी बिल्कुल, देखें यूथ वर्ल्ड टाइटल उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ, उसमें पूरी दुनिया की जितने भी कंट्रीज उसका फ्लैग बना हुआ है। WBC है और IBF है। तो देखिए वो आज तक फ्लैग बना हुआ है, मगर पाकिस्तान के किसी फाइटर ने अभी तक फ़ाइट नहीं लड़ी, बल्कि इवन उसके लिए टाइटल के लिए फ़ाइट नहीं लड़ी और जीता भी किसी ने नहीं है। तो अब मैं अगर 2 फाइट और जीत जाता हूँ तो होप है कि मैं अपनी 6, 7 या 8 फाइट वो टाइटल फाइट लड़ूँ WBC IBF यूथ का, और वो मैं टाइटल जीतूँ। अगर मैं वो टाइटल जीत जाता हूँ तो जैसे इमरान खान है, उनने वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को, और जहांगीर खान है, उनने स्कॉच के वर्ल्ड चैम्पियन बने, इसी तरह मेरे पास भी एक चांस है कि मैं यूथ का टाइटल जीतूँ, वर्ल्ड टाइटल, और पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाऊँ और पाकिस्तान का फर्स्ट एवर यूथ वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ। जिस तरह के आपके गोल्स हैं, जिस तरह के आपके ख्वाब हैं, इंशाल्लाह उनको ताबीर भी मिलेगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये कंपटीशन के लिए फिटनेस को लेकर तो बड़ी ट्रेनिंग करना पड़ती है, ये तो हमें पता है। खर्चा कितना आता है इसमें, और क्या गवर्नमेंट आपको हेल्प आउट कर रही है इस मामले के अंदर अपने आप को तैयार करने में? जी देखें, बॉक्सिंग एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। इसमें कोच, आपका न्यूट्रिशन कोच, जिम ट्रेनर, कंडीशनिंग, स्ट्रेंथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। डॉक्टर, तो आपको मेडिकल हमें करना पड़ता है, मतलब चेक करवाना पड़ता है हर 2-3 डेज़ के बाद, क्योंकि स्पारिंग्स होती है, उसमें हम डैमेज होते हैं इंटरनल। तो देखिए बहुत एक्सपेंस होता है एक फ़ाइट के लिए। जब मेरा ट्रेनिंग कैंप होता है, ऑलमोस्ट 4 मिलियन 5 मिलियन मेरे स्पेंड होते हैं एक कैंप के लिए, एक फ़ाइट के लिए, ट्रेनिंग की तैयारी में। तो देखिए मैं फर्स्ट लड़ा, सेकंड लड़ा, थर्ड लड़ा, अब 4th भी लड़ा और ABF का टाइटल मैंने जीता है। तो देखिए मेरे जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उन्हीं ने मेरी हेल्प की है। गवर्नमेंट लेवल बिल्कुल ज़ीरो है, कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरी बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है और जितने मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि देखें आप बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें। मेरे पास तो प्राइवेट स्पॉन्सर्स थे, मैं उन्हें लेके चल रहा हूँ। हाँ, और आगे साथ साथ हम ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप बॉक्सिंग तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके पसंदीदा बॉक्सर कौन है जिन्हें आप आइडियलाइज करते हैं? जी देखें जो फेवरेट फाइटर है मेरे, वो हैं मैक्सिकन है, जॉर्ज लिनारेस उसका नाम है, मेरे फेवरेट फाइटर वो हैं। और जो हमारा आमिर खान है बॉक्सर, वो भी मेरे फेवरेट फाइटर है। उनकी जो स्पीड है, उनकी जो स्किल्स है, तो इस तरह मेरे कुछ फाइटर्स हैं जो मेरे फेवरेट है, तो मैं इन्हीं से इंस्पायर हूँ, इन्हीं को मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। एक तो ये कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए। जो यूथ आपको देख रही है इस वक्त और इस मैदान में आना चाहती है, स्पोर्ट्स को अपनाना चाहती है, उसको क्या मैसेज देंगे आप बॉक्सिंग को लेकर?
तो मेरा यही पैगाम है कि जो कोई ना कोई स्पोर्ट्स अपने पढ़ाई के साथ आप खेलते रहें, ड्रग्स वगैरह से दूर रहें, ऐसा काम करें जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें। ऐसा ना हो कि वो आपकी वजह से परेशान हो और माशरे में उनका सर नीचे हो। तो बस कोई ना कोई एक्टिविटी के तौर पे आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते रहें अपने पढ़ाई के साथ, उससे आपके हेल्थ में भी आपको फ़ायदा है और ओवरऑल आप फिट भी रहेंगे और बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू उस्मान ब्रदर, आप ऐसे ही खेलते रहें, हमें मज़ीद मौका देते रहें कि हम आप पे फ़ख्र करते रहें। और जितनी भी यूथ हमें देख रही है, ख़ास तौर पे इस जैसे स्पोर्ट्स की हम अगर बात करें बॉक्सिंग में, तो ज़रूर आना चाहिए। हम आपके लिए ऐसे एक्सक्लूसिव फेसेस लेकर आते रहेंगे एक्सप्रेसो। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। पिछले दिनों में वैसे पेशावर के हवाले से भी बड़ी आवाज़ें उठी थी कि कचरा नहीं उठाया जा रहा वहाँ पे। पेशावर का मौसम देखा तो याद है, लेकिन इस वक्त पेशावर की बात नहीं हो रही। हमारे लेजेंड वसीम अकरम सीव्यू पे गए कराची में अपनी बेगम के साथ। सीव्यू देखने गए होंगे या वॉक करने गए होंगे, और उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कुछ देखा और एक वीडियो बना डाली। सुनिए ज़रा वसीम अकरम ने वीडियो में क्या कहा। गुड मॉर्निंग। आई थॉट के मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सीयू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। तो पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। गलते मनो। और जो भी सोशल मीडिया का शौक है ना एडवाइस देने का, नाउ इज द टाइम टू एडवाइस कि ये इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गंद सारा समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई वो टाइड के साथ बाहर आता है। यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ तो है, या लोगों ने तो किया हुआ है, बट ये समंदर का गंद है। नो डाउट इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। और ये तो अभी इनकी अहलिया ने अभी देखा है, हम तो बचपन से कराची को इसी तरह से देखते आ रहे हैं। और लोगों का मसला है सबसे बढ़ के कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि इंतजामिया तो नाहिल है ही, हम कहते हैं, लोग भी साथ अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन वसीम अकरम साहब को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो इस पर बड़ी बात कर रहे हैं, साफ खाने के ऊपर, माहौल के ऊपर। वसीम अकरम साहब बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। और तमाम जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ये चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ अगर देखें। अब देखिए वसीम अकरम ने एक वीडियो बनाई, वो मीडिया के ऊपर चली और लाखों करोड़ों लोग अब तक उसको देख चुके हैं, मिलियंस। तो ऐसा बहुत जरूरी है जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके एरिया ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस पे बहुत ज्यादा कहले एहतजाज किया कि जिस तरह से गंदगी वहां पर देखी गई है बीच पे, सीव्यू पे। और ये कराची का वो इलाका है जहाँ पे आप बिल्कुल कहने की एंट्रेंस है और आम शाहराएं हैं जहाँ पे ये इस कदर गंदगी होती है। तो मेरे ख्याल से कराची के शहरियों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक ही तो आपके कहले एंटरटेनमेंट की जगह है, उसको भी अगर आप इतना गंदा रखेंगे तो आप फिर क्या ये वैसे हाल आप मरी में भी देख लिया करें, यही हाल होता है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर। लाहौर के शाही कले में चले जाएं, वही होता है, वही खाया रैपर्स फेंक के। इसी तरह डिस्पोजेबल जो ग्लास होते हैं, चीजें होती हैं, उनको वहीं पे फेंक के लोग आ जाते हैं। आप सब लोग जितने देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब इस हवाले से गैर जिम्मेदाराना रवैये के हामिल हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा है जो हम मुजाहिरा नहीं करते जिम्मेदारी का, हमें करना चाहिए। और सेलिब्रिटीज खासतौर पर पब्लिक फिगर्स को भी ये चाहिए कि हाईलाइट करते रहें ऐसे मसाइल को, ताकि आंख खुलती रहे हम सब लोग। इसके साथ साथ जी अब थोड़ा सा अब हम आगे हेल्थ एंड फिटनेस की बात कर लेते हैं। हमने कराची की हवाले से तो डिस्कशन की, हेल्थ एंड फिटनेस में लास्ट टाइम हमारे साथ उस्मान जुल्फ़िकार थे और उन्होंने हमें सेल्फ डिफेंस के हवाले से कुछ टेक्निक्स बताई थी। आज जानते हैं हेल्थ एंड फिटनेस में उस्मान हमें क्या बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान जुल्फ़िकार और आज मैं लाया हूं आपके लिए हेल्थ एंड फिटनेस के सेगमेंट। पिछली बार मैंने आपको सेल्फ डिफेंस की ऐसी टेक्निक्स बताई कि अगर आपको अटैकर असेल कर रहा हो तो आपने स्टैंड अप सिचुएशन में किस तरह उसको नीचे गिराना है, किस तरह से भागना है और किस तरह उसके बाजू तोड़ना है। आज के सेगमेंट में हम आपको ऐसी टेक्निक से आगाह करेंगे कि अगर आपको अटैकर ने ज़मीन पे गिरा दिया हो तो कैसे आप अपनी जान बचा सकते हैं। ये ग्राउंड टेक्निक्स होंगी जिनसे आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आज मौजूद है मेरे साथ अमान अली शाह और अमान प्ले कर रहे हैं अटैकर का रोल और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके अटैक को डिफेंड किस तरह करना है। अमान ने अगर किसी तरह मुझे ज़मीन पे गिरा दिया है तो मैं ऑटोमेटिकली एक फुल गार्ड पोजीशन में हूँ, जिसमें मैंने अपनी टांगों को इनके वेस्ट के अराउंड रैप करके पैरों से लॉक किया है। अमान ने मेरी गर्दन को दबोचा जो मेरे लिए एक डोमिनेंट पोजीशन बन गई। यहाँ से मैंने अपने लेफ्ट हाथ से इसकी राइट रिस्ट को ग्रिप किया और राइट हाथ की एल्बो को अपने राइट हाथ से पकड़ा। राइट पैर को यहीं रखते हुए थोड़ी सी मैं मैनूवरिंग स्पेस बनाऊंगा यहाँ को, अपनी लेफ्ट टांग को मैं इसकी गर्दन के ऊपर से लाया और यहीं से मैंने इसको लॉक इन किया। हाथ को अपनी तरफ खींचते हुए और पुल करते हुए अपनी हिप्स को एक्सटेंड करूँगा एंड ये टैप करते हैं जब इनका बाजू टूटने को आता है।
इसी पोजीशन से फुल गार्ड से हमारी दूसरी मूव है डबल आर्म बार। फुल गार्ड सिचुएशन से अमान ने मेरी गर्दन को दबोचा, राइट हाथ से मैंने इसकी राइट एल्बो के पीछे वेट डाला, लेफ्ट हाथ के लेफ्ट एल्बो के डाला। अब ये जो फुल गार्ड की मेरी अराउंड इनकी वेस्ट की पोजीशन थी, उस तरह मैंने ट्रांसफर किया इनकी गर्दन के पीछे से मैंने अपनी लेग्स लॉक किए, साथ ही मैं इसको एक्सटेंड करता गया और इनके बाजू अगेन टूट सकते हैं यहाँ से। थर्ड हमारी जो मूव है वो है रियर नेकेड चोक। ये ऐसी सिचुएशन में आप कर सकते हैं अगर किसी तरह आपने अपने अटैकर के आपने पीछे पाए अपने आप को। तो इसी तरह मैंने अपना राइट हाथ अमान की गर्दन के अराउंड रैप किया, एल्बो को अंदर दबोचते हुए। लेफ्ट हाथ को मैंने आगे रखा, अपनी एल्बो को ग्रैब करते राइट हाथ से, इसको मैंने अंदर को पुल किया, ये हाथ मैंने इसके सर के पीछे रखा और साथ इसको आगे पुश किया। अमान टैप करेगा जब इसका गला घोट रहा होगा। इसी सिचुएशन को हम खड़े हुए भी कर सकते हैं कि मैं अपने अटैकर को उसके पीछे पाऊँ। मैंने उसी सेम तरह अपने राइट हाथ को अमान की गर्दन के अराउंड पर रैप किया, लेफ्ट हाथ की एल्बो से मैंने पकड़ा, इसको मैंने पुल करना है, इसको मैंने पुश करना है और साथ ही अमान टैप करेगा। आज हमने आपको 3 मूव सिखाए जो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस की सिचुएशन में है, जो अगर आपको अटैकर ज़मीन पे ले गया है और आप एक्सट्रीमली वनरेबल सिचुएशन में हैं। पहले हमने आपको बताई फुल गार्ड से आर्म बार, सेकंड हमने आपको बताई फुल गार्ड से डबल आर्म बार, थर्ड थी ग्राउंड से और स्टैंडिंग पोजीशन से रियर नेकेड चोक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम आपको ऑफेंसिव पोजीशंस भी बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस और इस वक्त हम आ चुके हैं किचन कॉर्नर में, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे दुनिया भर से। बात करेंगे हम दुनिया के हवाले से, चूंकि दुनिया भर से सेगमेंट है तो नई तारीख रकम होगी दुनिया में जी। बेल्जियम की ग्रीन पार्टी ने एक ख्वाजा सरा खातून पेत्रादे सूतर को नायब वजीर आजम मुकर्रर कर दिया है। ग्रीन पार्टी ने ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। गुज़िश्ता 2 साल के सियासी तातुल के बाद एक नए सियासी इत्तेहाद के जरिए एक मखलूत हुकूमत तश्कील दी गई, जिसमें पेत्रादे सूतर को, जो कि ट्रांसजेंडर हैं, उनको नायब वजीर आजम मुंतखब कर दिया गया। पेशे के लिहाज से ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पिछले कई अरसे से ख़वातीन के हुकूक़ के लिए और ख्वाजा सराओं के हुकूक़ के लिए बिलखुसूस मुतहर्रिक कारकुन हैं, और ये बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त कि इनको बतौर नायब वज़ीर आज़म मुंतखब कर दिया गया है। इट्स अ गुड पॉजिटिव चेंज। और अब किचन की जानिब हम बढ़ते हैं। शेफ नमान हमारे साथ हैं। शेफ नमान, क्या बनाया है आपने? जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल चीज़ ऑमलेट बनाया है। वो इजी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है, आप घर पे इजीली बना सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल पाकिस्तानी ऑमलेट। यस, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ ऐड है और ये फ्लफी हुआ है, मतलब कि आप बाइट लेंगे तो आपको सॉफ्टनेस मिलेगी। कैसे बनाया है रेसिपी जरा? जी, रेसिपी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने 2 एग यूज़ किए हैं, ठीक है। आप 3 भी कर सकते हैं, जितना आप बनवाना चाहें, ठीक है। और उसके बाद एक बाउल ले लें, उसमें 2 एग ऐड कर लें। उसके बाद फिर आपने ओनियन ऐड कर लेना है, फिर टमाटर ऐड कर लेने हैं, फिर ग्रीन चिली ऐड कर लेनी है, थोड़ा सा इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हैं आप, ग्रीननेस आ जाएगी जैसे कि इसमें आ रही है ग्रीननेस, ठीक है। और फिर आपने चीज़ लेनी है। चीज़ आप चैटर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। उसका 1 टीस्पून ले लेना है आपने, डिनर स्पून, जो राइस स्पून होता है वो लेके उसके अंदर ऐड करके अच्छी तरह स्टर कर लेना है। मैं रेड चिली नहीं यूज़ की, इसमें ब्लैक पेपर यूज़ किया, कीप इट हेल्दी। हाँ जी। और साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, चुटकी सॉल्ट ऐड कर लें। और उसके बाद आपने विक्स ले लेनी है और इसको स्टर करना है अच्छी तरीके से। चीज़ ऑमलेट बनाना सीखा था जिसमें वो चीज़ का जो स्लाइस है वो उसके अंदर लेकिन ये वो ऊपर वाली साइड पे रह जाता है, मतलब हाँ ऊपर वाली साइड पे रह जाता है, आसान है। और इसके अंदर है कि ये आपको 1 बाइट आपको टेस्ट देता रहता है साथ, क्योंकि फ्लफी कर देती है चीज़। अच्छा। इसलिए इसमें डाल के आप जितना इसको स्टर करेंगे उतना ऑमलेट ज़्यादा फ्लफी होगा, मतलब कि उतना मोटा है। जितनी देर इसको स्टर कर लें अच्छी तरह, आपको लगे कि ये सब कुछ मिक्स हो गया अच्छी तरह, फिर उसके बाद आप पैन में रखें और हल्का सा ऑयल डालें 1 टीस्पून, ठीक है। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो उसके अंदर आप सेंटर से इसको डालें, सेंटर से, ताकि वो साइडों तक पहुंचे। ठीक है। अच्छा, ये जो हमें इसकी शक्ल नजर आ रही है, ये बहुत ज्यादा वेल डन नहीं किया हुआ। ये बेसिक ये चीज़ की वजह से इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा, मतलब कि रेडनेस नहीं आएगी, चीज़ आपको फ्लफी देगी। चलें जी, हम इसी किस्म की और रेसिपीज भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मीनवाइल ये रेसिपी आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी। इससे पहले कि मला को जल्दी होती है प्रोग्राम बंद करने की, हाँ, क्योंकि मुझे पता होता है टाइम कम है, घर जाना होता है ना एक्चुअली। लेकिन हमारे पास एक और न्यूज़ है आपके लिए।
हज़रत दाता गंज बख्श के हवाले से उस हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श, उनका आज 977वां उर्स है, उसका आगाज़ लाहौर में हुआ चाहता है। पूरी दुनिया से यहाँ पे जो ज़ायरीन है वो आते हैं, दाता साहब की मज़ार पे हाज़िरी देते हैं, दुआ करते हैं उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, और उनका जो पैगाम है अमन का, मोहब्बत का, उसको भी यहाँ से लेकर उसका फैज़ दुनिया भर तक पहुँचाते हैं। सो दाता की नगरी में हम खड़े हैं, आज दाता साहब के उर्स का आगाज़ है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करते रहेंगे। बिल्कुल, और इजाज़त ले लूँ अब मैं, ठीक है जी। और बाकी हम बात कर लें, हाँ मैं भूल गया, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम जारी है और हम अपने शो में ऑन एंड ऑफ बताते रहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से डॉक्टर्स हमारे शो का हिस्सा बनते रहेंगे। पूरा मंथ हम पिंक अक्टूबर मनाएंगे और हम चाहते हैं कि आप भी एक एक्टिविस्ट बने, आप भी अपने इर्द गिर्द खवातीन में, लोगों में, माशरे में ये आगाही फैलाते रहें ताकि इसका जो पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है, सो इस हेपेटाइटिस के बारे में भी हमने बात की, वो कम से कम हो और एक तहरीक का हिस्सा बन जाए हम सब लोग। अपने देखने वालों से हम इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपने फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलना। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।